नमस्कार दोस्तों। तो चलिए लगाते हैं प्रश्नों के महाकुंभ में डुबकी। तो जैसा कि मैंने बताया था जीएस के प्रश्न कराएंगे हम, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा ये है चेंज किए हैं। देखिए सही तरीका तो ये होता है क्वेश्चंस को उसका फिर आंसर एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन हम लोग को चूंकि टाइम कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हमको कवर करने हैं, तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं बस आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखकर और पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे कैसे एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहा है वो बता दूं। और आपको करना क्या है, 2 बार 3 बार ये वीडियो देख लेंगे और इसको लिख लीजिएगा। जैसे जो मैं ऑप्शंस आपको बताऊंगा कि इसका आंसर ये है, तो आपको उसको आंसर्स लिख लेने हैं। 2-3 बार लिख लेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले हम लोग साइंस करेंगे। पहले साइंस करेंगे, फिर ऐसे ऐसे एक एक पार्ट जो है जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे करके सभी अलग अलग पार्ट्स को कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। देखिए ये बहुत ही एक कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम क्या है, NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट ये किसका हो गया, बेकिंग सोडा का फार्मूला हो गया। अगला आता है धामन सोडा या धोने का सोडा, जो डिटर्जेंट होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट। और देखिए रासायनिक फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या हमारा फार्मूला है, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। जैसे इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन फार्मूला क्या है, NaHCO3। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु में धातु कौन सी धातुओं से मिल, देखिए जो हमारा मिश्र धातु होता है वो एक या एक से अधिक धातुओं से मिलकर बना होता है, जो उसको मिश्र धातु बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। पीतल बहुत बार पूछता है, तो पीतल मिश्र धातु में कौन सी धातुएं हैं, कॉपर है और जिंक है। ठीक है, ये दोनों से मिलकर हमारा क्या होता है, पीतल धातु मिश्र धातु बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित की जाती है, किससे प्रदर्शित की जाती है, वो ऑक्टेन नंबर, यानी ऑक्टेन संख्या होती है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगा किसी हमारे फ्यूल्स का, तो वो हमारा क्या होगा, उतना ही अच्छा वो पेट्रोल होगा, यानी वो फ्यूल अच्छा है उतना अच्छा होगा। फिर आता है एक पिको सेकंड कितने के बराबर होता है, तो एक पिको सेकंड 10⁻12 मीटर, यानी 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको यहाँ पर पिको पूछ लिया है, यहाँ पर देखिए सेकंड है तो ये भी सेकंड में रहेगा, 10⁻⁻, मीटर नहीं रहेगा, ये सेकंड रहेगा। ठीक है, जब यहाँ पर मीटर तो मीटर रहेगा, यानी ध्यान रखना है पीको आता है, माइक्रो आता है, मिली आता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर पीको आया 10⁻12 आपको ध्यान में रखना है। तो अब सबसे बड़ा अस्तनी हमारा अगला क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा अस्तनी क्या है, तो वो हमारी नीली व्हेल है, जो मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है इस समय इंडिया में, जो हमारी गंगा नदी है उनमें पाई जाती है ये। अगला है, अब देखिए जो अध्ययन वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो पिछले 3-4 सालों से पैटर्न चेंज हुआ, उसमें एक अगर आप साइंस का क्वेश्चन आया है तो उसमें एक अध्ययन आपका जरूर रहेगा। तो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उस पर जितने भी प्रकार के अध्ययन है मोस्ट इंपॉर्टेंट उन सबको हम कवर कर लेंगे। तो देखते हैं अध्ययन में, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। देखिए अभी यहाँ पर कर रहे हैं, आपको याद है, लेकिन जैसे पेपर में अगर दे दिया ऑर्निथोलॉजी एंटमोलॉजी तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि अच्छी तरीके से याद नहीं रहेगा, तो इसको 1-2 बार लिख लीजिएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटमोलॉजी। इन टर्म्स को अच्छी तरीके से ध्यान रख लिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ यानी आपका 1 नंबर तो ये जो मिलने वाला था वो भी गया, प्लस माइनस मार्किंग का भी जाएगा। तो पक्षियों का अध्ययन क्या होगा हमारा, ऑर्निथोलॉजी, और कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंटमोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जनसंख्या का अध्ययन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने मैक्सिमम एग्जाम्स दिए हैं जिसमें ये कई बार आया है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। अगला आते हैं अस्थियों का अध्ययन,
अस्थियां जी हमारी हड्डियां होती हैं, उनका अध्ययन, तो उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, यानी उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी। अगला आते हैं रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। देखिए ऐसे ही इसका भी अलग से जितने भी कल्चर टाइप्स के हमारे हैं तो उनका भी अलग से हम लोग वीडियो देख लेंगे जिसमें सब कवर हो जाएगा। लेकिन अब इसका फायदा क्या है कि हमने एक अध्ययन को पढ़ लिया, फिर हमने एक छोटे छोटे क्वेश्चन साइंस के पढ़ लिए, यानी अलग अलग जैसे वैरायटी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इससे होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे डिक्शनरी जब आप पढ़ते हैं, उठाते हैं, तो अभी सभी अल्फ़ाबेट ए से पढ़ना शुरू करेंगे तो सेम टाइप्स के जब ध्वनि आती हैं, यानी सेम टाइम्स के ए करके पढ़ते जाएंगे तो कन्फ्यूज़न होने लगती है। सेम उसी तरीके से अभी थोड़ा सा आप कुछ मीनिंग ए का याद कर लीजिए, कुछ बी का याद कर लेंगे, कुछ सी का याद कर लेंगे, तो उतना कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ही है कि अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से साइंस का हम लोग कवर करेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर रोग में प्रभावित कौन सा, यानी इस रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा मस्तिष्क होता है। देखिए एक बीमारी होती है एंसेफेलाइटिस, वो भी हमारा क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 46%। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि जो यूरिया होता है उसका क्या फार्मूला होता है, तो यूरिया का फार्मूला जो होता है NH2CO ठीक है, ये हमारा फार्मूला किसका होता है, यूरिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जीवाश्मों का उम्र जो ज्ञात किया जाता है किसके थ्रू ज्ञात किया जाता है, कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा कौन सा यौगिक यूज किया जाता है, C14। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आपको ध्यान रखना है। C14 कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है किसमें, जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, कि उनकी उम्र कितनी होती है, ये किसके द्वारा किया जाता है, कार्बन डेटिंग। और किसके ये इसमें हमारा यौगिक कौन सा होता है, C14। अगला आते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर देखिए जो हमारा रहता है जनरली कपड़े के रंग उड़ाने में इनका प्रयोग किया जाता है, CaOCl2, तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम। और ये क्या हो गया हमारा, हाइपोक्लोराइड। देखिए जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ता है तो होता है ऑक्सी, लेकिन यहाँ पर जब दो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आ जाएगा इसको क्या बोलते हैं, हाइपो। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यानी क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और रासायनिक फार्मूला पूछे तो क्या बताएंगे, CaOCl2 बताएंगे। ठीक है, अगला क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, NTP पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें आपका ये बस जो यूनिट है उसको चेंज कर देगा, तो आपको जो यूनिट कन्वर्जन है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आते हैं लाइटर से कौन सी गैस निकलती है। देखिए जो लाइटर से हमारी गैस रहती है वो कौन सी गैस रहती है, ब्यूटेन गैस। ठीक है, अब उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है LPG का प्रमुख संगठन क्या है, संगठक कौन कौन से हैं, वो किससे मिलकर बना होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, और लाइटर में जो हमारा आ रहा कौन सी गैसेज है, वो उसमें वहाँ पर क्या है, ब्यूटेन गैसेज। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि उसकी शुद्धता, जो हमारे पेट्रोल होती है उसकी शुद्धता कैसे मापी जाती है, ऑक्टेन संख्या से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला आते हैं प्रोटीन बना होता है। ठीक है, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्लों का प्रोटीन जो रहता है बना होता है। ठीक, अब देखिए प्रोटीन से ही मिलता जुलता बना रहता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन बॉडी में यानी शरीर में कहाँ से शुरू होता है, तो हमारे जो हम जैसे कोई खाना खाते हैं हमारे मुंह में, तो मुंह में बनता है लार। ठीक है, तो वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है, उस लार में हमारा क्या रहता है, टायरिन रहता है, ये वहीं उसी की मदद से जो होता है डाइजेशन होता है। अगला आते हैं फोटोग्राफी में उपयोगी कौन सा हमारा है यौगिक, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। ये बहुत बार ये भी पूछा गया, अभी हाल ही में जो B.Ed का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। ठीक है, तो शरीर हमारी बॉडी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो है ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। और यहाँ पर ओजोन का फार्मूला क्या होता है,
O3, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर का तार बना होता है, बहुत बार पूछा गया है, ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है? ये ऑप्शन अभी देगा, जैसे नाइक्रोम दे देगा, आपको टंगस्टन देगा, ऐसे दो और दे देंगे जो मिलते जुलते रहेंगे। तो आप इनको क्या करिए, याद करिए, जिस वजह से आप इनको कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। देखिए, लिखा तो है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष का जो प्रॉब्लम होता है, यानी प्रॉब्लम होना चाहिए नज़दीक का, लेकिन निकट दृष्टि दोष जिसको होता है उसको प्रॉब्लम होती है दूर की चीज़ों को देखने में। तो दूर की चीज़ों को देखने में जो प्रॉब्लम, कौन सा लेंस लगाना पड़ता है? अवतल लेंस लगाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? मायोपिया। और जो दूर दृष्टि दोष, वैसे दूर दृष्टि दोष है तो प्रॉब्लम होनी चाहिए दूर के देखने का, लेकिन ये होता क्या है? नज़दीक का होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो निकट दृष्टि दोष यानी प्रॉब्लम है दूर का देखने का, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे अवतल लेंस का। अगर दूर दृष्टि दोष लिखा है यानी हाइपरमेट्रोपिया लिखा है, तो उसको कौन सा लेंस लगाने से प्रॉब्लम दूर होगा? उत्तल लेंस लगाने से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आती है, बहुत बार ये पूछा गया है, परमाणु बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत जो है, यानी जो परमाणु का नाभिक होता है। अच्छा, नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में कमेंट सेक्शन में बताइए आप। परमाणु के नाभिक में हमारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ क्लाउड बनाकर कौन रहते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगला आते हैं, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? वो हमारा नाभिकीय संलयन का सिद्धांत है, यानी उसमें नाभिक हमारे क्या होते हैं? एक नाभिक दूसरे नाभिक से जुड़ता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम का सिद्धांत कौन सा है? नाभिकीय विखंडन। अगला आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे आपको ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर आप CO2 लगा ले, क्योंकि मैक्सिमम जो 50 to 60% होता है ये हमारा क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है उसका रीजन। अच्छा, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें? CH4, जिसको मेथेन बोलते हैं, इसकी कितनी प्रतिशतता रहती है? 20% रहती है। ठीक है, ऐसे करके हमारे जलवाष्प भी आता है हमारा किसमें? ग्रीन हाउस गैस में, गैसेज में आता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, शुष्क बर्फ भी इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला आते हैं, विद्युत धारा मापी जाती है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसका यूनिट क्या किससे मापा जाता है? वो अमीटर से। अच्छा, कहीं कहीं पर इसका आ जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक, तो आप धारा का मात्रक क्या बताएंगे? एम्पियर होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ही बनता है कि प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, तो आप क्या बताएंगे? वहां पर हमारा ओम बताएंगे प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन बन रहा है, पॉजिट्रॉन की खोज, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो पॉजिट्रॉन की खोज किन्होंने किया था? एंडरसन ने। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता रहता है, एक्सरे की खोज, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? वो रोएंटगन नाम के हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। अगला आते हैं, जल का शुद्धतम रूप या शुद्ध रूप जो होता है वो कौन सा होता है? वर्षा का जल। ये भी बहुत बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो जैसे था मैं बस क्या कर रहा हूँ, देखिए सही तरीका तो ये है कि फिजिक्स का अलग होना चाहिए, केमिस्ट्री का अलग होना चाहिए, बायो का अलग होना चाहिए, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तरफ से अभी एक साथ पढ़ेंगे तो लग रहा है कि हमें याद हो गया, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन पेपर में आता है तो कन्फ्यूज़न होता है, जिस वजह से ऐसे ही मिलता जुलता जो है एक दूसरे में मिक्स क्वेश्चन जब आप देखेंगे अलग अलग आएगा तो आपको याद हो जाएगा, वो दिक्कत भी नहीं होगा। अगला आते हैं, भारी जल की खोज। भारी जल की खोज किन्होंने किया था? यूरे और वासबर्न नामक वैज्ञानिक थे। कब किया था इन्होंने? 1932। अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे ये भी बहुत बार आता है। लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो पूछा जाता है, तो वो कौन सा होता है? पिटवा लोहा। ध्यान रखिएगा, ये कुछ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा ऊपर हो गया है लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किसके फॉर्म में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट्स के फॉर्म में, यानी नाइट्रेट्स के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं इन्वायरमेंट से। पादपों में जल तथा खनिज का संचालन, यानी जो जैसे हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जल की जो आवश्यकता होती है वो पौधों को कैसे मिलता है? वो एक टिश्यू होता है उसमें, यानी ऊतक होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी तो वहाँ पर क्या रहता है? जाइलम, उसी के द्वारा क्या होता है पूरी बॉडी में, या जो प्लांट्स होते हैं पौधे होते हैं उनके पूरे
पार्ट्स में ये जाइलम के द्वारा पानी पहुंच जाता है, पानी और यानी जल और खनिज। अब जो फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रकाश संश्लेषण, उसमें जो भोजन बना, अब बाकी पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए एक अलग टिश्यू है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का संचालन होता है पूरी प्लांट्स में, ठीक है। अगला आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कहलाता है, कौन कहलाता है, लाइसोसोम, ठीक है। ये आत्महत्या की थैली हमारा लाइसोसोम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। थोड़ा तेज इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों क्योंकि आपका टाइम कम से कम लिया जाए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर किए जाए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, अभी 1 महीने बाद अभी ये पेपर हो जाए, उसके बाद शुरू से एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल लेक्चर आएगा। लेकिन तब तक के लिए क्या है, अभी रिविज़न करवाना है तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन वही ये चीज़ें समझ में हो सकता होना है, फिलहाल कोशिश करेंगे तो आएगा। तो अपना अलग क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम की खोज। तो लाइसोसोम की खोज अभी हमने पढ़ा कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, लाइसोसोम। अब तब एक क्वेश्चन और इसमें एग्जामिनर आगे चल के पूछेगा, वो क्या पूछेगा भाई, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको पता है कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, अब ये बता दो कि उसका खोज किसने किया, तो आप बोल देंगे डी2 पे, ठीक है। अब आगे चल कर और पूछेगा कि किस सन में, तो ठीक है, आप क्या बता देंगे, 1958 में, ये भी पूछ सकता है। अगला आते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री जो हमारा राइबोसोम होता है वही कहलाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अब अभी तो लग रहा है आपको याद है, लेकिन अगर पेपर में राइबोसोम, राइजोबियम, राइजोपस ऐसे करके दे दे तो राइबो बस याद हुआ, आपका काम हो गया वहां पर। इसलिए क्या करना है, इसको 2-4 बार लिख लीजिए। मधुमेह रोग होता है किस वजह से होता है, जो इंसुलिन हमारी बॉडी में जो हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन, वो बनना कम हो जाता है, इस वजह से होता क्या है, मधुमेह रहेंगे। इसको गांव वगैरह में या एक दूसरी भाषा जो बोला जाता है उसको बोलते हैं शुगर, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, जिस वजह से टॉयलेट ज़्यादा लगते हैं इस वाले के जो मरीज होते हैं उनको। अगला आते हैं क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है, अग्नाशय नामक एक ग्रंथि होती है वहाँ पर बनती है, जो हमारे पेट में रहती है। अगला आते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी है, क्या है ये, मलेरिया रोग का जो परजीवी है वो कौन है, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम है। अब अगला आते हैं, मलेरिया रोग का वाहक कौन है, वो मादा एनोफिलीज मच्छर है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मादा एनोफिलीज और एक क्यूलेक्स मच्छर आता है, तो आपको टिक कौन सा लगाना है, मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। अब मलेरिया, हाँ अच्छा, इससे अब एक क्वेश्चन और बनेगा, एग्जामिनर क्या पूछेगा, वो कहेगा भाई चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको परजीवी पता है, मान लेते हैं आपको उसका वाहक पता है, अब आप ये बता दो कि उसका ये रोग हो जाने से बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, तो आप क्या बताएंगे, प्लीहा। प्लीहा जो हमारी बॉडी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, वही प्रभावित होता है इस रोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए, ये सभी क्वेश्चन जो हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं। अगला आते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा हो गया, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी जो रहती है वो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो रहता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो इसको रिवीजन करिए, मिलते हैं कल उसी जोश उसी उमंग के साथ। जय हिंद।